नमस्कार। कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंचे समान एतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषे तैनेव हीना पशु भी समाना। यानी संतान उत्पत्ति हर जीव का अपना एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, और मनुष्य चूँकि सर्वश्रेष्ठ जीव है इसलिए उसको संतान की बहुत आवश्यकता होती है। चाहे हम सामाजिक मान्यताओं के तहत ये माने कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर एक हर पेरेंट्स की चाहत होती है कि वो माँ और बाप बने। और इसी चीज़ में हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके संतान नहीं हो पाती, लेकिन विज्ञान का चमत्कार आईवीएफ पद्धति, और इस आईवीएफ पद्धति क्या है, आईवीएफ से कैसे संतानता आती है, कैसे बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मनीषा चौधरी जी। मनीषा जी नमस्कार। नमस्कार। मनीषा जी, आईवीएफ पद्धति जब से आई है निश्चित रूप से ये देखने में आता है कि हमारे समाज में वो लोग जो संतानता से वंचित थे, कहीं न कहीं उन लोगों में एक क्यूरियोसिटी, एक उम्मीद की किरणें जग गई है कि हमारे संतान अगर प्राकृतिक रूप से नहीं हो पा रही है तो प्राकृतिक ही और विज्ञान के सहारे से हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप इसके इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हंस जी, देखिए, आज जो वर्ल्ड आईवीएफ डे हम लोग मना रहे हैं, जो कि 25 जुलाई है, जो पहला आईवीएफ बेबी वर्ल्ड में पैदा हुआ था वो 25 जुलाई 1978 में पैदा हुआ था। मतलब लगभग आज से 46 साल पहले। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 25 जुलाई को हम वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाते हैं। और मैं इंडिया की बात करूं तो जो पहला, आपको जानकर आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा कि जो वर्ल्ड का दूसरा आईवीएफ बेबी है वो इंडिया में पैदा हुआ था। और पहले आईवीएफ बेबी के 67 डेज के बाद, मतलब 3 अक्टूबर 1978 को भारत को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि दूसरा आईवीएफ बेबी, जो कि उस समय चमत्कार समझा जा रहा था, वो इंडिया में पैदा हुआ था। ये एक अलग बात है कि उस वक्त उनके जनक, जो कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय कलकत्ता से थे, उनको उसका श्रेय नहीं मिल पाया, कुछ उनके इंटरनल पॉलिटिक्स या जो भी वजह थी। लेकिन ये भी एक खुशी की बात है कि 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर ने उनको मान्यता दी कि जो दूसरा आईवीएफ बेबी है वो इंडिया में 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय द्वारा पैदा किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सुभाष मुखोपाध्याय जी को जो श्रेय मिला, यानी आप अगर 78 की बात कहते हैं तो 78 से लेके पूरी साल तो वो गुजर गई कि हम ये कह दें कि लगभग 22 साल और उसके बाद 10 साल, यानी 32 साल बाद उनको इस बात का श्रेय मिला। सिर्फ साल ही नहीं गुजरे, बल्कि 1981 में डॉक्टर सुभाष ने भी फ्रस्ट्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। ये एक बहुत ही दुखद अंत था इतने बड़े साइंटिस्ट का। उसके बाद उनके जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उनका कार्य सरकार के सामने रखा और 10 साल की लंबी कोशिशों के बाद 2010 में उनको इसकी मान्यता मिली। तब तक जो पहला भारत का आईवीएफ बेबी है वो हर्षा, जो कि केईएम मुंबई में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा द्वारा पैदा किया गया था, उसे माना जाता था। इसकी तकनीक पर अगर हम जाएं कि क्या तकनीक है, किस तकनीक से बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होना। तो जो एग और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु मिलकर जो भ्रूण बनता है, वो सारी प्रक्रिया हम शरीर के बाहर लैब में कर रहे हैं। और परकनली शिशु जो एक कॉमन नाम है हम आईवीएफ के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो परकनली में ही फर्टिलाइजेशन होता है। वो बेसिकली एक पेट्री डिश, एक गोल डिश होती है जिसमें ये सारी प्रक्रिया मीडियम में होती है। वो मीडियम आपकी बॉडी को मैच करता है। जो बॉडी में जिस तरह का एनवायरनमेंट भ्रूण को मिलता है, सेम एनवायरनमेंट हम उस डिश में क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पड़ा। मैम, जैसे शुरू में 78 में जब ये हुआ, उसमें और आज की तकनीक में क्या कुछ ऐसे अंतर आए कि पहले तकनीक क्या थी? क्योंकि जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है और जब दिन पर दिन उसमें प्रोग्रेस होती जाती है, डेवलपमेंट होता है, तो क्या अंतर हम इस पूरे सफ़र में तय कर पाते हैं? बिल्कुल। जब प्रक्रिया शुरुआत होती है तो शुरू के लोगों को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया के साथ भी यही जुड़ा हुआ है। कल्चर मीडिया, जो कि
माध्यम होता है जिसमें कि निषेचन की प्रक्रिया होती है और भ्रूण 3 या 5 दिन तक डेवलप होता है शरीर के बाहर, वो कल्चर मीडियाज़ पुराने ज़माने में अवेलेबल नहीं होते थे। पुराने डॉक्टर्स को वो खुद तैयार करने होते थे, जो भी उसके कंटेंट होते थे वो सब मिला कर के वो उस मीडिया को तैयार करते थे। जो एग बनाने, एग डेवलप करने के इंजेक्शंस थे वो भी बहुत ही रफ़ मैं कह सकती हूँ, मतलब उनमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती थी, तो उसका जो आउटकम आता था, रिज़ल्ट आता था, वो इतना अच्छा नहीं हो पाता था। तो आजकल मीडिया बहुत बड़े लेवल पे उपलब्ध है, रेडीमेड मीडियाज़ उपलब्ध हैं, इंजेक्शंस की क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। उसका एक फ़ायदा मरीज को ये भी हुआ है कि वो दर्द रहित हो गए हैं। मतलब अब जो इंजेक्शंस जैसे कहते हैं कि भाई आईवीएफ में आपको 10-12 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे, पर ये इंजेक्शंस में दर्द ना के बराबर होता है, क्योंकि ये इंजेक्शंस अब बहुत ही प्योर हो गए हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ है, और अच्छे इंजेक्शंस की वजह से एग क्वालिटी में सुधार हुआ है। तो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट है आईवीएफ का, उसमें भी पहले के करते काफ़ी सुधार हुआ है। इक्सी एक कॉमन वर्ड है जो कि काम में आता है। ये उन मरीजों में हम काम में लेते हैं, इक्सी, ICSI, इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से ही लग रहा है कि स्पर्म को आप इंजेक्शन से अंदर डाल रहे हैं, अंडे के अंदर, मतलब जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है वो इंजेक्शन की मदद से हो रही है। तो ये उन मरीजों में हम काम में लेते हैं जहाँ की हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ख़राब है या उनका नंबर बहुत कम है। तो ये तकनीक हालांकि 1992 से ही उपयोग में लाई जा रही है, पर अब इसकी जो तकनीक है उसमें सुधार बहुत ज़्यादा हो गया है। अब पहले सिर्फ स्पर्म्स यदि आपको मिल पा रहे हैं वीर्य में तो ही हम उनको इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन यदि अभी स्पर्म निल है तो उनको इंजेक्शंस की पद्धति से माइक्रोस्कोप यूज़ करके हम अंदर से निकाल सकते हैं और सेम इक्सी की प्रक्रिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैम, पहले ऐसा सुनने में आता रहा है कि पहले जैसे किसी को संतान चाहिए तो किसी के भी स्पर्म ले लिए जाते थे और उस वक्त पता भी नहीं चल पाता किसके स्पर्म में, उसको गोपनीयता भी एक बनाए रखी जाती थी। अब ऐसा हो गया कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, अगर उनके स्पर्म या एग कमज़ोर हैं तो भी उन्हीं को डेवलप करके, मैं समझता हूँ कि ऐसा किया जाने लगा है। तो तब में और अब का जो ये अंतर है कि जो वास्तविक दंपत्ति है उन्हीं का बच्चा हो, तो क्या अंतर है कहलाएगा ये भी एक कॉमन भ्रांति है कि आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान अंडे और शुक्राणु मिक्स हो जाते हैं। तो कई मरीजों को ये डर लगता है कि आप हमारे शुक्राणु काम में ना लेकर के किसी और के शुक्राणु काम में ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और अब जो कानून आ गया है हमारे आईवीएफ में, उसके भी नियम बहुत सख्त हैं। तो उनके चलते हर प्रक्रिया हम ना केवल मरीज को भी समझाते हैं, बल्कि उनसे प्रॉपर हम कंसेंट लेते हैं, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया काम में ली जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया, इंजेक्शंस बहुत प्योर हो गए हैं, तो अंडे की क्वालिटी में ख़ास तौर पे उन महिलाओं में जिनकी उम्र अधिक है, जिनकी उम्र 40 के आसपास है, उन महिलाओं में अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शंस काम में लेने से अंडे की क्वालिटी को हम काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। कुछ और भी दवाइयाँ हैं जो कि अंडों की संख्या और क्वालिटी दोनों में सुधार लाती हैं। तो इस तरह से हम बैंक से अंडा लेना कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह शुक्राणुओं की संख्या और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी हमारे पास इंजेक्शंस और दवाइयाँ आ गई हैं, जिससे हम कोशिश कर सकते हैं, चाहे हम इक्सी प्रक्रिया को यूज़ करें, चाहे हम सर्जरी द्वारा स्पर्म निकाल लें हस्बैंड के, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा माँ और पिता के शुक्राणु और अंडे से ही उन्हें प्राप्त हो। अब जब बाहरी निषेचन की आपने बात की कि इस प्रोसेस में बाहरी निषेचन अंडे और स्पर्म का करवाया जाता है, तो बाहरी निषेचन अगर मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स के स्पर्म या किसी फीमेल के जो एग हैं वो परिपक्व नहीं हैं, तो क्या बाहर ही उनको परिपक्व किया जाता है, दोनों स्पर्म को और एग को, या फिर अंदर ही उनको इंजेक्शन के माध्यम से तैयार किया जाता है? देखिए, ये बहुत ही एडवांस एक टेक्निक आई है जिसको हम IVM कहते हैं, इन विट्रो मैच्योरेशन। मीन्स बाहर जो है हम अंडों को मैच्योर भी कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हालांकि उन मरीजों में काम में आती है जिनमें बहुत ज़्यादा अंडे बनने की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हमारी होती है जिसको हम हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि पेट में पानी भर जाना या छाती में पानी भर जाने का खतरा रहता है। तो IVM प्रक्रिया का
प्राइमरी तौर पर उन्हीं मरीजों में यूज़ किया गया था जहाँ पे हमें इस खतरे का डर था कि हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में ना चला जाए मरीज। तो हम अंडों को परिपक्व होने से पहले ही बाहर निकाल के बाहर उनको मैच्योर करते थे ताकि हार्मोन्स का लेवल हम लो रख सकें मरीज में। उसके अलावा अधिक उम्र की महिलाओं में भी जहां हमें लगता है कि अंडे की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, हम उनको बाहर परिपक्व करने की प्रक्रिया काम में ले सकते हैं। मैम ये बताइए अब क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मेल में निसंतानता की ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये लक्षण हो सकते हैं, फीमेल में ये लक्षण हो सकते हैं, तो निसंतानता के इन पेरेंट्स में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि जिससे अपन ये आइडेंटिटी करें कि भाई ये कमी है इनमें और ये सुधार किया जाना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 20 साल में जो फर्टिलिटी की दर है, प्रेगनेंसी होने की दर जो है मैरिड कपल्स में, वो तेज़ी से कम हो रही है। और इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, शुक्राणुओं की संख्या और क्वालिटी में भी गिरावट आ रही है और अंडों की क्वालिटी में भी गिरावट आ रही है। इसका कारण हर तरह से देखा जाए तो आपका लाइफस्टाइल पे ही आ जाता है कि जो खान पान में बदलाव आ रहा है, जो भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स हमारे खान पान के साथ जा रहे हैं शरीर में, जो मोटापा बढ़ रहा है एक्टिव नहीं रहने से, जो ज़्यादा गैजेट्स, आप टीवी है, मोबाइल है यूज़ कर के बच्चों में खेलना कम हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो इन सब चीज़ों का जो दुष्प्रभाव है वो दोनों में ही आ रहा है। जहाँ महिलाओं में अंडों की क्वालिटी और संख्या दोनों कम हो रहे हैं। जैसे हम मानते थे कि पहले 50 साल तक महिलाओं में माहवारी आती थी, वो एज अब 45 हो गई है, मीनोपॉज की एज जिसे हम कहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यदि 45 साल मीनोपॉज की एज है तो उससे 13 साल पहले अंडों की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो यदि महिला हमारे पास 30 साल की उम्र में या 33 साल की उम्र में आई है तो देखने में तो यही है कि अभी तो उम्र 33 ही साल है, लेकिन यदि उसकी मीनोपॉज की उम्र 45 साल है तो उसकी अंडों की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो गई है। यानी आप ये कहना चाहेंगे कि अगर आईवीएफ अगर किसी दंपति को करवाना है तो 30 वर्ष की उम्र तक के तो करवा ही आसपास लेना करा ले। ये भी एक बड़ी कॉमन हमारे लिए प्रॉब्लम आती है कि मरीज कई जगह इलाज कराता हुआ जब तक आईवीएफ के लिए पहुंचता है या जब तक आईवीएफ का फैसला लेता है, या एक और इम्पॉर्टेंट कारण जब तक वो पैसों की व्यवस्था करता है, उन 8-10 सालों में जो उसका सबसे फर्टाइल पीरियड होता है, मतलब जिस वक्त हमारी सबसे अच्छी सफलता की दर होती है आईवीएफ की, वो निकल जाती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट खर्चे है। की आपने बात की अभी, हाँ जी, कितना खर्चा एक संतान प्राप्त करने के लिए उन पेरेंट्स पे आ सकता है? देखिए एवरेज में बोलूँ तो आज से 20 साल पहले और अब में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं बढ़ा है, क्योंकि एक तो सेंटर्स बहुत हो गए हैं, डॉक्टर्स बहुत हो गए हैं, आसानी से ये प्रक्रिया उपलब्ध हो गई है मरीजों को। तो यदि आज से 20 साल पहले करीब 1 लाख खर्चा आता था तो आज ये खर्चा करीब 1.5 लाख तक जाता है, जिसमें हमारे इंजेक्शन्स का आधा खर्चा होता है करीब 70-80 हज़ार और आधा खर्चा हमारे लैब का और प्रक्रिया का होता है। यानी अपन ये मान के चले कि लगभग 1 लाख रुपया तो खर्चा 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख के करीब खर्चा होता है। ठीक, अच्छी बात मैम। मैम अब जैसे कि अपन कई बार कहते हैं कि इसके कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो क्या कुछ इस तरह के नुकसान या जिसको अपन कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं? देखिए जो इंजेक्शन्स हम अब काम में लेते हैं उनमें दर्द तो ना के बराबर है, हालांकि वो 10 से 12 दिन तक मरीज को लगाए जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स लगभग ना के बराबर है इंजेक्शन्स के। 2 ही कॉम्प्लिकेशन या नुकसान हम आईवीएफ के मानते हैं, एक तो 2 या 3 बच्चे हो जाना, और दूसरा जो मैंने आपको हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की बात की कि यदि 20 से अधिक अंडे बन गए किसी महिला में तो उसके पेट में या छाती में पानी भरने का रिस्क रहता था। लेकिन अब जो नई इंजेक्शन्स की तकनीकें आई हैं उनके करते भी ये रिस्क 1% से भी कम रह गया है। जनरली मैम अभी आपने जो कहा कि 2 से अधिक बच्चे भी कभी कभी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, तो क्या ऐसा सिस्टम इसमें हो सकता है कि बच्चा एक ही हो अगर किसी को एक चाहिए तो? देखिए 2 से 3 एम्ब्रियो में हम मानते हैं कि एक एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल होगा, तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे बिना किसी जेनेटिक जांच के तो हम 2 या 3 एम्ब्रियो ज़्यादातर ट्रांसफ़र करते हैं। यदि मरीज़ की किस्मत से तीनों ही एम्ब्रियो अच्छे रहे तो वो कई बार ट्रिपलेट में चांसेस कम होती हैं, पर हाँ
20% तक रिस्क होता है कि 2 बच्चे आपके यानी हम ये लगें। नेचुरल नहीं कह सकते, ये हम करते हैं कि 3 या 2 एम्ब्रियो, 2 या M एम्ब्रियो, क्योंकि हम उसकी कोई Success जेनेटिक दर के जांच लिए। नहीं कर रहे जी, हैं। जी, जी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये एक फ़र्क है कि वहाँ पर जेनेटिक जांच करके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। हालांकि हम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैम एम्ब्रियो हमने बना लिया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर दिया, और अब ट्रांसफ़र करने के बाद में आ जाती है बात कि क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ पेरेंट्स लापरवाह भी होते हैं, कुछ गांव के होते हैं, वहाँ पर ये मान्यताएं होती हैं कि नहीं महिला अगर गर्भवती है तो काम तो करेगी करेगी, और नहीं करेगी तो उसके बच्चा अच्छा नहीं होगा। कई बार तो मान्यताएं ये भी होती है गांव में कि नहीं उसे चक्की पिसवाओ तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, या घर के काम करें तो ठीक हो जाता है। तो इन विषयों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो IVF में थोड़ा सा उल्टा होता है। जब गांव के परिवेश से आए हुए मरीजों का हम IVF करते हैं तो उनको लगता है कि यदि हम थोड़े से भी हिले या खड़े हुए तो बच्चा बाहर निकल जाएगा। तो इस बारे में एक उल्टा भ्रांति होता है, और उसका असर ये होता है कि ज़्यादातर मरीज 24 घंटे पलंग पर लेटे रहते हैं। तो उससे वज़न अत्यधिक बढ़ जाने का, और उस वज़न ज़्यादा बढ़ेगा तो शुगर और BP का खतरा बढ़ जाएगा। तो इन मरीजों को इस भ्रांति को दूर करना है। शुरू के 3 महीने हम उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि अबॉर्शन का रिस्क IVF में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आपको कोई भारी काम नहीं करना है, लेकिन आप जो डे टू डे जो आपकी लाइफ है, घर के नॉर्मल काम है, वो पेशेंट कर सकते हैं यदि उसको कोई ब्लीडिंग या और कोई दिक्कत नहीं है। पर एकदम 24 घंटे पलंग पे लेटे रहने या बेड रेस्ट की ज़रूरत इस प्रक्रिया में नहीं होती है। क्या कोई इस तरह के व्यायाम भी हो सकते हैं इस दशा में कि वो गर्भवती माता जो होने वाली, गर्भवती माँ बनने वाली है IVF के माध्यम से, क्या वो कोई अपना व्यायाम शुरू करे इसके लिए? देखिए, व्यायाम वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मेडिटेशन, योगा का कुछ हद तक फ़ायदा उनको मिलेगा, क्योंकि ये मरीज़ जब से उनका इनफर्टिलिटी का पता चलता है तब से ही बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ही टेंशन में होते हैं। तो इनके शरीर में जो टेंशन वाले हार्मोन्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। फिर IVF प्रक्रिया जब लंबी चलती है या उसमें कोई असफलता उनको मिलती है तो ये टेंशन और बढ़ जाता है, और जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसके कहीं बच्चे के अबॉर्ट होने का या कोई जल्दी डिलीवरी होने का या कोई और नुकसान होने का उनको एक डर या भय हमेशा दिमाग में रहता है। तो ऐसे में यदि वो योग या ध्यान पे की प्रक्रिया को काम में लेंगे तो उससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा उनको मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यायाम जैसी कोई चीज़ न करें, वो हाँ। सिंपल ध्यान है, योग है, हाँ, छोटी इन चीज़ों पे मोटी वो शारीरिक मुद्राएं हैं, हल्का फुल्का व्यायाम, हाथों को हिलाना करना, इस तरह का तो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा व्यायाम या ऐसा योग जिससे पेट पर जोर पड़ता हो वो हम करने वो के लिए उसको अवॉइड करना चाहिए, मना करते हैं। जी मैम, बहुत अच्छी बात है। एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ें करने लग गए, वास्तविक खान पान क्या रखा जाए ऐसी गर्भवती माताओं का जो IVF के माध्यम से संतान उत्पन्न करने वाली है? कुछ अलग नहीं है, जैसा नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको लेना होता है डाइट, जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो, मीठा कम हो, वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़े महिला का, तो वही डाइट हम सलाह देते हैं कि IVF में भी लें। हाँ, IVF प्रक्रिया शुरू करने से पहले भी हम इसी तरह का आहार उनको सजेस्ट करते हैं, जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो, विटामिन D या विटामिन B12 की कमी यदि माता के शरीर में है, जो कि काफ़ी कॉमन होता है इंडिया में, तो आप इस तरह का आहार लें जिससे B12, विटामिन D, कैल्शियम, इन सब की कमी, और ये कुछ हद तक अंडे की क्वालिटी में भी मदद करते हैं। तो यदि माता के आहार में या उसकी जांच में हमें इनकी कमी लगती है तो फिर हम गोलियों द्वारा इस कमी को उन्हें IVF प्रक्रिया से पहले पूरा करते हैं। हाँ मैम, एक चीज़ है कि जब कोई दंपति मानस बनाता है कि मुझको IVF से संतान पैदा करनी है, तो वो क्या पूर्व तैयारी करे कि उसकी मानसिकता इस बात के लिए तैयार रहे कि मुझको IVF के माध्यम से संतान पैदा करनी है, तो क्या क्या पूर्व तैयारियां की जानी चाहिए? IVF प्रक्रिया में जैसे मैंने अभी खान पान का बताया कि आपके शरीर में यदि विटामिन्स की कमी है तो आपको वो पूरा करना है। यदि मरीज का वज़न अधिक साइड में जा रहा है तो वो भी हम मरीज को सलाह देते हैं। जैसे PCOD एक बीमारी है जो कि आजकल काफ़ी बढ़ रही है, तो इस बीमारी में हम पहले IVF प्रक्रिया से पहले मरीज को सलाह देते हैं कि वो अपना वज़न कम करे और जो हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया है उसको ठीक करे, उसके बाद ही हम IVF प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं।
कई मरीजों में टीबी के लक्षण होते हैं और हमें यूट्रस फिट नहीं लगता है, तो फिर हम पहले टीबी का इलाज करना या यूट्रस की लेयर को परिपक्व करना, वो प्रक्रिया पहले काम में लेते हैं, उसके बाद ही आईवीएफ शुरू करते हैं। यानी हम ये कहें शॉर्ट में हमारे दर्शकों से कि सबसे पहले उस दंपति को, खास करके माँ को, जो कि माँ बनने वाली है, उसको पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य को पहले अच्छा करे और उसके बाद में इस प्रोसेस में आए। बिल्कुल, यदि खून की कमी है तो वो भी हमें पहले पूरी करनी है। जी मैम, एक बात और मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल हम एक चीज़ देखते हैं मैम कि आईवीएफ का एक चलन सा बन गया है। पहले इतना नहीं होता था, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर बहुत सारे पेयर्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके संतान नहीं होती। पहले ऐसा कम होता था, आजकल ऐसा ज़्यादा होने लग गया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल, निसंतानता की दर में काफ़ी बढ़ावा आया है पिछले कुछ 10 से 15 सालों में, और WHO के हिसाब से आज की तारीख में करीब 20% जो शादीशुदा कपल हैं वो निसंतानता की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। आप मोटा सा कह सकते हैं कि 6 में से 1 जो कपल है, शादीशुदा औरत और हस्बैंड और वाइफ हैं, वो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। इसका कारण फिर से वही आपके जो एनवायरनमेंट में, वातावरण में चेंजेस आए हैं, कीटनाशक हैं, केमिकल्स का यूज़ बढ़ा है, जंक फूड बढ़ा है, वजन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के अंडे और शुक्राणुओं की क्वालिटी और नंबर दोनों पे ही बुरा असर डाल रही है। तो खान पान इसका एक ऐसा कारण है कि हमको चाहिए कि आजकल जो जनरेशन है जंक फूड और दूसरे तरह के खान पान की तरफ जा रही है, जिसको हम कहते हैं आधुनिक खान पान। आधुनिक खान पान, तो क्या हम उसकी दर को कम करें? बिल्कुल, क्योंकि ना सिर्फ निसंतानता बल्कि कैंसर का खतरा भी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ रहा है। तो ये इस तरह का खान पान आपको कई बीमारियों को दावत देता है। तो खान पान की जब हम बात कर ली, तो आप खान पान से लेके और बच्चा होने तक, अगर हम आपसे ये कहें कि शुरुआत से लेकर आखिर तक ये शॉर्टकट हमारे जो संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको, कि हमारे जो इस तरह के लोग देख रहे हैं तो उस चीज़ को देख ले कि ये प्रोसीजर शुरू से लेकर आखिर तक ये होना है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लाइफस्टाइल का आपके दैनिक जो जीवनचर्या है उसमें तो सुधार नई पीढ़ी को लाना ही होगा यदि उन्हें बीमारियों और इस तरह की प्रॉब्लम से, निसंतानता की प्रॉब्लम से आगे जा कर के बचाव करना है। तो आप स्वस्थ खाना जिसमें आपके प्रोटीन वाले आहार हैं, दालें हैं, घर का खाना खाएं, हरी सब्जियां, दालें हैं, दूध, दही वगैरह। जो ये पिज़्ज़ा बर्गर वाला कल्चर है इसको आपको कम करना होगा। जो मोबाइल लेके दिन भर बैठे रहना वाला कल्चर है इसको आपको कम करना होगा। मैं यही पूछने वाला था कि आजकल मोबाइल का चलन इतना हो गया है, हाँ। क्या ऐसी माताओं को बहुत लंबे समय तक या घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे मोबाइल देखना चाहिए? वैसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, पर इनडायरेक्टली जो रेडिएशन वातावरण में बढ़ रहा है उससे भी इनफर्टिलिटी की दर में बढ़ावा मिला हुआ है। अब इसमें मोबाइल से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के जितने भी आधुनिक उपकरण हैं वे सभी शामिल हैं। मैडम, सिटिंग का और शयन का, दोनों का कुछ और शॉर्ट में अगर हम ये कहें कि सिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए कि स्लीपिंग ज़्यादा होनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसी माताओं के लिए जिनमें आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी हुआ है? नहीं, कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है। बीच में हम कहते हैं कि आप दिन में 2 घंटे आराम करें, उस वक्त आप लेफ्ट साइड की करवट में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमको बहुत अच्छी सी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आज हमारे साथ में डॉक्टर मनीषा चौधरी जी मौजूद हैं जो कि इनफर्टिलिटी और आईवीएफ विशेषज्ञ हैं, और आज विश्व आईवीएफ दिवस पर आप हमारे साथ में हैं। हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।